हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग फॉर्म ऑफ लाइंस और इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन क्या होता है एक लाइन का और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं और कैसे सवाल आपके सीजीएल या सीडीएस वगैरह में आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल अब एनटीपीसी और रेलवे में भी आ रहे हैं, तो रेलवे वालों के लिए भी ये वीडियो उतना ही ज़रूरी है जितना कि एसएससी वालों के लिए है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी बेसिक सी बात की थी, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वो बिल्कुल बेसिक वालों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क भी नहीं आता है, सी भी नहीं आता है, उनके लिए पिछली वीडियो था, आप ज़रूर से देखिए। और फिर इस वीडियो में आइए और इस वीडियो में और भी मज़ा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सारा चीज़ नया ही होगा। आप 2 बार 3 बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए इसको और तैयारी करते रहिए, क्योंकि सारे एग्जाम सब काफ़ी जल्दी होने वाले हैं। अगस्त के बाद एग्जाम शुरू हो जा रहे हैं एसएससी के, और अगस्त से लेकर के आगे एसएससी के एग्जाम से तो आगे पढ़ने का मौका शायद ना मिले। इसीलिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, आज हमें स्लोप ऑफ लाइन पढ़ना है, तो आप स्लोप ऑफ लाइन पढ़ना है ना। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लगा रखा है क्या शुरू में? चलो कोई बात नहीं, स्लोप ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सब एक ही साथ आ जाएगा। तो आप हेडिंग लगा लो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। हेडिंग आपको लगाना है दोस्त स्लोप ऑफ लाइन, और आशा है कि आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठे होंगे। हिंदी वाले लोग हेडिंग लगाएंगे रेखा की ढाल या फिर रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता या फिर प्रवणता को हम हिंदी वाले ढाल भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, रेखा की ढाल या फिर रेखा की प्रवणता। इंग्लिश में बोलेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। अब देखिए स्लोप किसको बोलते हैं, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें कोई भी लाइन मैंने ऐसे मान लो लाइन एल खींच दिया, और ये लाइन जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, एक्स डैश जो होता है लेफ्ट साइड में वो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो पॉजिटिव वाले के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अगर एंगल थीटा बना रही है, तो इस लाइन का जो प्रवणता होता है या ढाल होता है या स्लोप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये होता है m इक्वल टू में tan थीटा। जहाँ पे m का मतलब क्या है भाई? m का मतलब है स्लोप यानी कि प्रवणता। m का मतलब स्लोप या प्रवणता है, और ये किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। ढाल का मतलब या स्लोप का मतलब एक्चुअली में आप समझ भी रहे होंगे, ढाल का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो लुढ़क रहा है ऐसे, उसी को ढाल बोलेंगे, ढलान जो भी आप समझ लो। और ये निकालते कैसे हैं? ये बेसिकली ये कितने एंगल पे झुका हुआ है, मान लो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, तो m बराबर कितना हो गया? tan थीटा हो गया। अब इसको अलग अलग तरीके भी हैं निकालने के, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं दूसरे तरीके से, तो आप देखेंगे मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बात समझा रखा है। मान लो कोई लाइन मैंने ए बी बना दिया ऐसे, ये ए है और ये बी है, और ए के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दिए गए हैं, मान लो x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको x2 और y2। अब ऐसे में अगर हमें इसकी ढाल लिखनी होगी मान लो ए बी की, तो मान लो यहाँ पे थीटा तो नहीं दिया गया है आपको, लेकिन इस यहाँ से अगर मैं मान लो ऐसे खींचता हूँ इसको पूरा, और यहाँ पे अगर ये थीटा बनाता है, और इसे मैं एक अगर त्रिभुज ऐसे बना लूँ 90 डिग्री वाला, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ऐसे में ये लाइन किसके बराबर होगा? आपको पता है कि ये लाइन होगा y2 माइनस में y1 के, और ये नीचे वाला लाइन होगा x2 माइनस में x1 के। कैसे हो रहा है ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप जाके ज़रूर देखिए जो लोग नहीं देखे हैं। अब अगर हमने इतना काम कर लिया दोस्त, तो यहाँ से अगर हम लिखें m की वैल्यू जो tan थीटा थी, तो tan थीटा आप लिख सकते हैं कि tan थीटा होता है p बटे में b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे में आधार। तो लंब यहाँ पर थीटा के सामने वाला होता है यानी कि y2 माइनस में y1, और बटे में आधार होता है थीटा के नीचे वाला यानी कि x2 माइनस में x1। कुल मिला के बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम स्लोप निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, वो m बराबर अगर थीटा पता हो तो आप tan थीटा से निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1, ठीक है। ये भी ढाल होता है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से ये आता है, ये बात मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम ऐसा त्रिभुज बना लें, तो इस त्रिभुज में अगर यही हम tan थीटा निकालें तो p बाई एच के बदले y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ढाल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको कभी भी स्लोप निकालने की ज़रूरत हो, तो अगर थीटा पता हो तो हम tan थीटा से निकाल देंगे, या फिर हमें दोनों बिंदु अगर पता हो तो हम ऐसे निकाल देंगे। जैसे मान लो
आपके लिए अगर ऐसा सवाल दिया हो कि एक ये लाइन है और ये थीटा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इसका स्लोप बता दो, तो आप बोलेंगे कि स्लोप जो होता है वो m बराबर tan थीटा होता है और थीटा के बदले अगर हम 60 रख दें तो ये √3 आ जाएगा, यानी कि इसका जो स्लोप है वो √3 है या प्रवणता जो है वो √3 है। अब मान लो ये थीटा आपको नहीं दिया रहता, आपको ऐसे दिया रहता कि मान लो ऐसे एक रेखा ही दे दिया, मान लो आपको कि ये एक रेखा है मान लो, जिसमें ये है 1 और 2 और अगला वाला है अपने पास 4 और 3, और आपसे पूछा जाए कि इसका स्लोप आप बता दो, तो इसका स्लोप अगर आप निकालोगे m बराबर, तो आप बोलोगे y2 माइनस में y1 यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1, और फिर x2 माइनस में x1 यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 1/3 इसका स्लोप आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो, अगर हम राइट साइड से भी घटाते तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, आप दोनों में से किसी को भी x2 मान सकते हैं और किसी को भी x1 मान सकते हैं। ठीक है, मान लो हम इसको मानते तो हम इसमें बोलते y1 माइनस y2, या इसी को हम y2 मान लेते तो 2 में से 3 जाता तो माइनस का 1 आता, फिर 1 में से 4 जाता तो माइनस का 3, फिर माइनस कट के वापस 1/3 आ जाता है। तो किस में से किसको घटाना है इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे क्योंकि वो दोनों y है, फिर पहले वाले में से पहले को क्योंकि ये दोनों x है। तो ढाल निकालने का तरीका तो मैंने आपको समझा दिया, अब कुछ एप्लीकेशन सीख लीजिए ढाल का। देखिए स्लोप में होता क्या है, और दोस्त यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमने ऐसी 2 लाइनें खींच दी, एक बात आप पहले लिख लो कि किसी भी लाइन का स्लोप हमेशा सेम होता है, चाहे आप किसी भी तरीका से स्लोप निकालो, स्लोप कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनी लाइन हैज अ यूनिक स्लोप, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो एनी लाइन हैज यूनिक स्लोप। अब यूनिक का मतलब क्या हो गया, यूनिक स्लोप का मतलब हिंदी वाले लोग लिखेंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो हमेशा एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है, वो हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये जरा समझना है आप लोग। इसका मतलब हुआ दोस्त कि अगर ये लाइन है, अब यहाँ पे tan थीटा है, अगर आप tan थीटा से स्लोप निकाल रहे हैं, m की वैल्यू, या आप ऐसे लिख लो m की वैल्यू अगर आप tan थीटा लिख के निकाल रहे हैं, या फिर इसमें 2 पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया कि ये है x2 x1 सॉरी x2 y2 ना, x2 और y2, ठीक है, और यहाँ पर एक इसका पॉइंट दे दिया आपको x1 और y1। तो अगर आप ये y2 माइनस y1 करके निकाल रहे हो और बटा में x2 माइनस x1 करके निकाल रहे हो, तो ये भी उसी m के बराबर होगा। यानी कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होगा वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप 1000 तरीके से निकालो, हज़ारों बार आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, अब इसका मतलब एक और निकलता है जो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप 2 समांतर रेखाएं खींचते हैं, मान लीजिए ऐसे हैं, एक ये हो गया L1, दूसरा हमने खींच दिया यहाँ पर इसी के बिल्कुल पैरेलल खींच दिया L2। दोनों समांतर होने का मतलब दोनों एंगल यहाँ पर थीटा ही बना रहा है। अब दोनों अगर एंगल थीटा थीटा बना रहा है, इसका सीधा मतलब है कि L1 का अगर हम लिखें m यानी कि स्लोप, तो ये तो tan थीटा होगा, और मान लो ये m1 लिख दिया हमने, और m2 लिखें अगर L2 के लिए, तो ये भी कितना आएगा, tan थीटा ही आएगा। मतलब ये है कि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, और स्लोप सेम होने का कारण है कि दोनों एंगल सेम बनाएंगे। 2 समांतर रेखाएं एक ही बेस पर सेम एंगल बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों समान कोण बना रहे हैं तो दोनों का स्लोप यानी कि प्रवणता भी समान होगा, ये ध्यान रखिएगा, ढाल भी समान होगा। अब इसका मतलब ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट सवाल भी कई बार आ चुका है कि अगर 2 रेखाओं के स्लोप इक्वल हैं यानी कि m1 बराबर m2 हैं, तो दोनों में क्या संबंध हो सकता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो सकता है, समांतर हो सकता है, संपाती हो सकता है। ठीक है, कुछ भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 रेखाओं के ढाल समान हैं तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 रेखाएं समांतर हैं तो उनके ढाल क्या होंगे, समान होंगे। ये ध्यान रखिएगा, 2 समांतर रेखाओं के ढाल सेम होते हैं, m1 इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 होने का मतलब L1 और L2 क्या है, दोनों समांतर है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बार बात करते हैं, मान लो अगर इसी में ये L1 था अगर, और ये L2 था, और ये दोनों एक दूसरे पर लंब हो जाए यानी कि बीच का कोण 90 डिग्री बन जाए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एक दूसरे पर लंब हो जाए यानी कि बीच में कोण कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तब क्या होगा। तो आप बोलेंगे, मान लेते हैं हम कि ये एंगल यहाँ पर थीटा है। ज़रा ध्यान से बात को समझना, वापस चित्र में बना के समझा देता हूँ, थोड़ा बड़ा चित्र बनाता हूँ इस बार। देखिए एक रेखा तो ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, ठीक है, ये L1 हो गया, मान लेते हैं ये L2 हो गया, और L1 जो है ये x एक्सिस के साथ कोण बना रही है थीटा, और L1 M2 के बीच का कोण जो है ये है 90। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना, अगर L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर है यानी कि एक दूसरे के लंबवत है, L1 L2 एक दूसरे के लंबवत है,
तब इनके स्लोप में क्या रिलेशन बनेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मान लो अगर मैं m1 लिखता हूँ तो m1 का मतलब L1 के लिए हम स्लोप निकालना चाहते हैं और स्लोप होता है टैन थीटा, तो मैंने लिख दिया टैन और थीटा यहाँ पर एंगल थीटा है। अब अगर हम m2 की बात करें यानी कि L2 के लिए, तो L2 के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे टैन, लेकिन L2 कोण कितना बना रहा है ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। L2 जो है ये x अक्ष के साथ 90 डिग्री यहाँ पर और थीटा यहाँ पर, यानी कि ये टोटल 90 प्लस थीटा का कोण बना रहा है। ये बात आप समझिएगा। x2 जो है सॉरी L2 जो है ये कोण बना रहा है 90 प्लस थीटा का, इसीलिए L2 के लिए अगर हम m2 लिखें यानी कि दूसरी रेखा के लिए अगर हम स्लोप लिखें तो वो हो जाएगा टैन और 90 प्लस थीटा। अब आपको पता है कि टैन 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, तो इसके बदले में मैंने माइनस कॉट थीटा लिख दिया। या फिर आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि m2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस और कॉट थीटा आ गई। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं m1 और m2 को गुना करा दूं m1 इंटू में m2, तो आपको पता होगा कि टैन को अगर हम कॉट से गुना कराते हैं तो टैन इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कॉट माइनस में है इसीलिए ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो ये -1 आ गया क्योंकि कॉट माइनस में था। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर m1 इंटू m2 यानी कि दो रेखाओं के ढालों का गुणनफल -1 है, यानी कि m1 इंटू m2 -1 है, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 यानी कि एक दूसरे के लंबवत हैं। सीधा मतलब ये भी आ सकता है, सवाल ऐसे आ सकता है कि मान लो दो रेखाएं हैं AB और CD और अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो दोनों के स्लोप में क्या संबंध होगा, तो आप बोलेंगे कि दोनों के स्लोप में संबंध होगा कि m1 इंटू में m2 जो होगा ये -1 होगा। ऐसे में आपको ऑप्शन भी दे सकता है कि m1 बराबर m2 होगा या m1 इंटू m2 इजक्वल टू 1 होगा या फिर m1 इजक्वल टू 1/m2 होगा या फिर m1 m2 बराबर -1 होगा। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे CDS में सवाल आ चुके हैं, SSC में भी आने के काफ़ी चांसेज हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दो रेखाओं का स्लोप सेम है तो वो समांतर हैं, और अगर स्लोप का गुणनफल -1 है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर हैं, या उल्टा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, और अगर दोनों समांतर हैं तो दोनों का स्लोप सेम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से बात समझिएगा। अभी आप हेडिंग लगा लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि रेखा का समीकरण, हिंदी वाले लोग लगाएंगे रेखा का समीकरण। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हम दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, या फिर आप उनको फॉर्म बोल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म है। जैसे फॉर्म ऑफ लाइन हमने ऊपर थंबनेल पे लगा रखा था, तो पहला फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए वो है पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। तो आप हेडिंग लगाइएगा अब पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि किसी रेखा का पॉइंट फॉर्म ए लाइन, पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। देखिए पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन के लिए आप हिंदी वाले लोग लिखेंगे रेखा का बिंदु रूप, ठीक है, रेखा का बिंदु रूप। हालांकि ये सब इतना होता नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल ही मिलता है तो उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि पॉइंट फॉर्म लिखिए, ये सब 11th-12th में आता है, लेकिन आपके लिए सवाल ऐसा बन के आता है, ठीक है। उसमें बस ये नहीं लिखा रहता है कि आपको पॉइंट फॉर्म बताना है या क्या बताना है, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, देखिए अब इन सबको हटा के मैं समझाता हूँ आपको। देखिए एक अगर ये लाइन हमने बना दिया दोस्त ऐसे, जिसमें ये हमारा मान लेते हैं A है, यहाँ पे B है और बीच में मान लेते हैं C है। ए का जो निर्देशांक है ये है x1 और x2, सॉरी x1 और y1 ना, x1 और y1, और b का जो है ये है x2 और फिर y2, और c जो है ये है x और y केवल। यानी कि ए बी एक रेखा है जो बिंदु C से होकर गुजर रही है, इसको भाषा में अगर बोलें तो। अब ध्यान दीजिए कि अगर ए बी रेखा यहाँ पर जो है ए बी, इसका मैं अगर स्लोप लिखूँ या फिर ए बी का मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे ढाल लिखूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी जो लाइन है वो AC से होके गुजर रही है। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि आप A से B तक की ढाल लिख लो, ठीक है, A से B तक की आप ढाल लिख लो, या फिर A से C तक की ढाल लिख लो, या फिर C से B तक की ढाल लिख लो। ये सारा ढाल क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि ये रेखाएं एक ही रेखा है। बात समझ में आ रहा है आपको। एक ही रेखा का मैंने बोला था कि एक रेखा का ढाल हमेशा यूनिक होता है, एक ही होता है। तो अगर मान लो ये लाइन है, इस पर आपको मान लो 5, 6, 7 कई भी बिंदुएं दे रखी हैं। ये x1 और y1 है, मान लो ये x2 और y2 है, ये x3 और y3 है, ये x4 और y4 है।
तो ऐसे में आप इन दोनों से ढाल निकालोगे या फिर इन दोनों से ढाल निकालोगे या इन दोनों से ढाल निकाल लो। किसी भी दो बिंदु से ढाल निकालने के लिए मैंने बोला था कि ढाल m बराबर y2 माइनस में y1 और y में x2 माइनस में x1 हम करते हैं। तो किसी भी दो बिंदु से आप ढाल निकालोगे तो हमेशा ढाल सेम आएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इसी का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं यहाँ पर, और इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे आप देखिए। यहाँ पर मैंने बोला था कि ये a है और इसका जो निर्देशांक है ये x1 और y1 है, और दूसरा हमने यहाँ पर मान लिया था c या फिर b माना था शायद, b जिसमें x2 और y2 माना था निर्देशांक, और ये c से पास कर रहा था जिसका निर्देशांक था x और y। अब देखो अगर मैं AC का स्लोप लिख दूं, AC का स्लोप यानी कि m, ठीक है, और AB का स्लोप लिख दूं यानी कि m, तो ये दोनों बराबर आएगा, या फिर आप CB का भी लिख दोगे तो भी ये बराबर ही आएगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारा एक ही लाइन से पास हो रहा है, या एक दूसरे के समांतर भी आप कह सकते हैं। समांतर होता तो भी तो स्लोप बराबर होता। तो अगर हम स्लोप बराबर करने चलेंगे दोस्त, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि AC का स्लोप हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए AC का स्लोप लिखना है तो वही हम लिखेंगे x2 माइनस में x1, सॉरी y2 माइनस में y1 ऊपर लिखते हैं। तो इन दोनों के लिए देखिए हम y में से घटा रहे हैं y और माइनस में y1 और बटे में x माइनस में x1, यही आएगा। दूसरा वाला में से हमने पहला वाला घटा दिया। फिर अगर हम a और b की बात करें तो b में से a वाले को घटाते हैं, तो b में से आप घटाएंगे तो y2 माइनस में y1 आएगा और x2 माइनस में क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। इतना आएगा। अब इसको आप चाहें तो तिरछा गुना कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि y माइनस में y1 जो है ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे ये बराबर होगा y2 माइनस में y1 और बटा में x2 माइनस में x1 और इंटू में x माइनस में x1, इसके बराबर आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा बन के आ रहा है यही है पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, यानी कि रेखा का समीकरण एक बिंदु फॉर्म में। जब यानी कि इसका मतलब सीधा हुआ कि एक रेखा पर अगर आपको बिंदुएं दी हुई हैं, दो बिंदु एक रेखा पर दिया है और आपसे बोल रहा है कि उस रेखा का समीकरण बता दो, तो आप इस तरीके से उसकी रेखा का समीकरण बता सकते हो, ठीक है। ये बात काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, आप ज़रूर से इसे याद रखिएगा। y माइनस में y1 बराबर y2 माइनस में y1 और बटे में x2 माइनस x1 और इंटू में x माइनस में x1। कैसे आया मैंने आपको ये भी बता रखा है। अब देखिए इसी चीज़ को आप चाहें तो आपको पता है कि ये जो पूरा वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर, ये सारा ये किसके बराबर है, ये m के बराबर है। m का सूत्र है, ढाल का सूत्र है। तो आप चाहें तो इस सब के बदले में ढाल भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट m। तो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये इतना भी कहा जा सकता है। एक मिनट, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि y माइनस में y1 और इसके बदले हम m लिख देते हैं m, और इंटू में हो जाएगा ये x माइनस में x1। तो इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो बीच में आ रहा है ये m का ही फॉर्मूला है। y2 माइनस में y1 बटा x2 माइनस में x1, ये m का ही सूत्र था। तो पॉइंट फॉर्म को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, y माइनस में y1 बराबर m इंटू में x माइनस में x1। इस बात को आपने अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि और क्या तरीका होता है लिखने का, या फिर एक सवाल करके दिखाता हूँ। इस पर काफ़ी थ्योरी हो गया, एक सवाल करते हैं फिर आएंगे वापस। चलिए देखिए, आप सवाल नोट कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ टाइप किया हुआ नहीं है। मैं सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ। सवाल ऐसा है कि आपको दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। एक तो दिया है आपको 2 और -3, ठीक है, और दूसरा बिंदु आपको दे रखा है 4 और 5, और आपको बताना है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। यानी कि पूरा सवाल लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से पास कर रही है, यानी कि गुजर रही है, ठीक है। बिंदु 2, -3, 4, 5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे दोस्त, वैसे ही हम मान लेंगे कि ये हमारा x1 है और ये y1 है, और इसको मान लेंगे कि ये x2 है और ये कितना है, y2 है। अब हम रेखा का समीकरण अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, y माइनस में y1 बराबर में y2 माइनस में y1 और बटे में x2 माइनस में x1 और इंटू में क्या था हमारे पास, x माइनस में x1, ठीक है। या फिर ये आप m की वैल्यू अलग भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं। तो देखिए y माइनस में y1 के बदले हम कितना लिख देंगे, 3। तो हम लिखेंगे y माइनस में 3, ये माइनस है एक्चुअली में, y माइनस में 3 और बराबर आप लिखेंगे y2 माइनस में y1, यानी कि 5 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो ये 8 बन जाएगा क्योंकि 3 माइनस में है, और नीचे x2 माइनस में x1, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, और इंटू में x माइनस में x1 की वैल्यू 2 है। अब ये 2 दूना 4 कट जाएगा तो आप बोलेंगे ये आ गया y माइनस 3 इक्वल टू में 2x और माइनस में 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि
इसको आप एक साइड कर लो तो ये हो बन जाएगा 2x और माइनस में y बराबर में 1, इतना बनेगा हमारे पास। इतना ही बनेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा, 2 चौके 8 है ना, गलत हो गया, 1 मिनट। 2 से 4 बार कटेगा ना, यहाँ पे 2 से कटेगा 4 बार में, 2 चौके 8। ठीक है, अब अगर अभी भी कुछ गलती जा रहा है, 1 मिनट, 5 और प्लस 3, ठीक है, ये इतना ही आएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे आएगा दोस्त ये y माइनस में 3 और इक्वल टू में हो जाएगा 4x और माइनस का 4 दूना 8। अब आप x और y एक साइड कर लो और बाकी को एक साइड कर लो। तो आप अगर x वाले की तरफ y को ले जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 4x और माइनस में y बन जाएगा, और 8 को इधर लाओगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4x माइनस वाई बराबर में 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर ऐसा सवाल आए तो। काफ़ी इजी है निकालना, बस आपको थोड़ा फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए। फार्मूला कैसे आया मैंने बता दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरी और करनी पड़ेगी। अब दूसरा फॉर्म आप लिखिएगा, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, दूसरा आप लिख लीजिए स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पहला हमने पढ़ा था पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, यहाँ पर है स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप फॉर्म में होता क्या है, जो हमने ऐसे लिखा था y माइनस में y1 इक्वल टू में m इंटू में x माइनस में x1, इसी को इस फॉर्म में लिखा जाता है y इक्वल टू एम एक्स और प्लस में c। ठीक है, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि m तो है वही m बराबर tan थीटा, या फिर m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। x और y तो पॉइंट है, और c क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। c है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। c क्या है, हिंदी वाले लोग लिखेंगे y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है, अंतःखंड इंग्लिश में इसको बोलेंगे, अंतःखंड को इंटरसेप्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये ध्यान रखिएगा। सी का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, INTER और CEPT, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये सी का मतलब है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर ऐसा मान लीजिए आपने एक लाइन खींच दिया, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो ये जो डिस्टेंस है ये यही सी है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, या फिर वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये लाइन एल जो है, मान लो ये यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्स को कट कर रही है और वाई को 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कट कर रही है, तो हम सी की वैल्यू 4 मान लेंगे। हम ये कहेंगे कि वाई अक्ष पर जो अंतःखंड कटा है वो 4 यूनिट का है, एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड कटा है वो 5 यूनिट का है। तो सी की वैल्यू यही होगी। अब ऐसा है कि आप अंतःखंड खंड यानी कि इंटरसेप्ट समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें। चलिए, अब आगे हेडिंग लगा लीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। घबराइए मत, काफ़ी जल्दी अब सवाल आने वाला है, बोर मत होइएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो बोरियत से काम नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि गीत गा के और शायरी मार के मैं क्लास पार कर दूं, ऐसा नहीं है। टाइम अपने पास भी उतना नहीं है। ठीक है, और आपकी टाइम की जो कीमत है वो भी मैं समझता हूँ कि क्या कीमत होती है समय की, एक एस्पिरेंट की जो कि तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अभी आप बिल्कुल समय ना गंवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस पढ़ाई पे रखिए, क्योंकि काफ़ी जल्दी एग्जाम आने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे रेखा का अंतःखंड रूप। क्या लिखेंगे, रेखा का अंतःखंड रूप। अब ये सारी बातें अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं और मैं लिख के दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या जानना है। देखिए, इंटरसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि अंतःखंड क्या होता है। अगर ऐसा लाइन कट कर दिया मान लो इस तरीके से, और ये मान लेते हैं कि ये अगर ए है ये बी है, ठीक है, या फिर नीचे वाले को ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए है अगर और ये बी है, तो आप ये कहेंगे कि ए जो है ये एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, एक्स एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, इसे आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पर काटा गया ये अंतःखंड है। ठीक है, यानी कि इंटरसेप्ट है। और वैसे ही बी जो है ये वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। अब देखिए, ये बात अगर आपको पता चल गई तो ऐसे कंडीशन में अगर अंतःखंड आपको दिया गया है, अंतःखंड रूप का मतलब रेखा का अंतःखंड रूप यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन कटने के बाद यहाँ पर इंटरसेप्ट 2 बना रही है, तब उसका इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 अंतःखंड आपको दे दिया गया है किसी रेखा के लिए, तब आप उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन हम लिखते हैं एक्स बाई ए और प्लस वाई बाई बी इजक्वल टू में 1। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, चित्र भी आप बना लीजिए। और अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैसे आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको कि क्यों आता है और कैसे आता है। तो अगर आपने इसे लिख लिया है तो आगे बढ़ें अब।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए हम वापस इसी चित्र पर आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ऐसी लाइन है, आपको पता है कि ये ए था, ये बी था। अब ये ए होने के कारण ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे ये A0 बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बताया था दोस्त कि एक्स एक्सिस पर अगर एक्स अक्ष पर कोई भी लाइन काटता है तो वाई वाला 0 होता है। ये बात मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखी है। तो एक्स अक्ष पर ये बिंदु है, इसीलिए वाई तो 0 हो जाएगा और एक्स के लिए मान कितना रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। ऐसे ही हम अगर वाई अक्ष पर इस पर लिखें, ये वाई एक्सिस है, इस पर लिखें हम वैल्यू, तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो एक्स के लिए हम 0 लिख देंगे और वाई के लिए क्या लिख देंगे, बी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट बना वो 0B बन गया। 0 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस वाई पर एक्स का मान वाई अक्ष पर 0 होता है, इसीलिए मैंने 0 लिख दिया और वाई की वैल्यू तो बी ही रख देंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये लाइन किसी पॉइंट से गुजर रही है P से, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है, यानी किसी बिंदु P से गुजर रही है जिसके नियामक x y हैं, और इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें समीकरण बताना है। तो हम वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे यहाँ पर। कौन सा? आपको पता है अभी जो हमने बताया था कि बिंदु रूप हम कैसे लिखते हैं, x माइनस में x1, या फिर आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो कि एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालो और यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालो, बराबर कर दो, या फिर ये स्लोप निकालो और ये स्लोप निकालो, बराबर कर दो, क्योंकि एक लाइन के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। या फिर आप डायरेक्ट पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दो जो हमने पढ़ा था, y माइनस में y1 इक्वल टू में y2 माइनस में y1 और बटे में x2 माइनस में x1 और इंटू में x माइनस में x1। ये हमने अभी पढ़ा था पॉइंट फॉर्म वाला में, तो यही फार्मूला आप अप्लाई कर दो तो भी बात बन जाएगा। देखो अगर ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा साफ लिख दूं मैं, x माइनस में x1। अब इसमें से आप किसी को y2 मान लो, किसी को x2 मान लो, किसी को x मान लो। मान लो हम ऊपर वाले को इसको मान रहे हैं x1 और y1, या फिर x2 और y2 मान रहे हैं। मान लो इसको x2 और y2 मान रहे हैं, y2, और नीचे वाले को हम मान रहे हैं x1 और y1। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए y माइनस में y1 चाहिए, तो हमने y के बदले तो y ही लिख दिया, और माइनस में y1 के बदले में हम y1 के बदले में तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं y1 के बदले में 0। फिर बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा ऊपर y2 माइनस में y1, तो y2 तो b है और माइनस में y1 0 है। x2 माइनस में x1, तो x2 कितना है दोस्त, 0 है, और x1 है a, और इंटू में x माइनस में x1, और x1 कितना है, a है। ये कितना हो गया, y में से 0 जाएगा तो y ही बचेगा, और ऊपर बच गया माइनस का b बाई a, और इक्वल टू हो गया हमारे पास x माइनस में a। अब आप चाहें तो देखिए y बटे में b था, तो हम y के नीचे b ला देते हैं, या चाहें तो आप पूरा गुना भी कर देंगे तो भी कुछ जाएगा नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, हम b को इस साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस y बाई बी, और a से मैं उधर गुना करा देता हूं, तो अगर 1 बाई ए से गुना कराएंगे तो x बाई ए आएगा और माइनस का 1 आएगा a से गुना कराने पर। अब देखो हम 1 को इधर ला देते हैं और y बाई बी को दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, x बाई ए और प्लस y बाई बी, और इक्वल टू में 1 बन जाएगा। यही बात मैंने आपको बताई थी कि इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है किसी भी रेखा के लिए, वो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू में 1 होता है, जहाँ पर a का मतलब है x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, b का मतलब है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। बस तो इतना बात आपको ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो तो सवाल कुछ कर लें दोस्त। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, सवाल पे आते हैं अब। देखिए पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। सवाल है कि यदि दो बिंदु इतना और इतना रेखा इस पर स्थित हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला बात मैं आपको समझा दूं दोस्त कि अगर ऐसी कोई रेखा दी हुई है और इसका स्लोप आपको लिखना है, रेखा का समीकरण से स्लोप लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। रेखा का समीकरण हमें ये है, और हमें पता है कि ये y इक्वल टू में mx प्लस सी के फॉर्म में होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता है आपका, इंटरसेप्ट नहीं किया था, स्लोप था, स्लोप फॉर्म। स्लोप के फॉर्म में अगर लिखा रहता है तो ये y इक्वल टू mx और प्लस सी है। ठीक है, ढाल के रूप में ऐसा लिखा रहता है। अब यहाँ से अगर m की वैल्यू आपको जाननी है तो आप कहेंगे कि x का जो कोफिशिएंट होगा वही m की वैल्यू होगा, यानी कि x के पहले जो आएगा वही m की वैल्यू होगी। जैसे मान लो हम इसको लिखें इस फॉर्म में, अगर जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, चलो ये सी रहने दो, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं तो आप बोलेंगे कि y के बराबर में हमें सब चीज़ लाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू में 2y, या फिर y बराबर हम 2 को इधर ला दें तो ये बन जाएगा x बाई 2 और प्लस में 9 बाई 2। ठीक है, अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, आप सोचिए ज़रा।
इसमें x का कोफिशिएंट यानी कि x के जो आगे है वही m का मान होगा। अब इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x को किस चीज़ से गुना किया गया है, तो आप बोलेंगे 1/2 से। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। देखो x/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 और गुना में x, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है वो है 1/2, इसीलिए यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये बात अगर समझ गए हो तो हम यहाँ पर सवाल को अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से मैंने अगर स्लोप लिखने की कोशिश की तो हमने ये निकाला था कि 2y बराबर ये x + 9 है। अब जैसे ही ये आप समझ पाए तो आप डायरेक्ट m की वैल्यू लिख दो कि इसमें x के आगे क्या है 1 और इसमें y के आगे क्या है 2, तो 1/2, यानी कि x के आगे का कोफिशिएंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ax + yb और प्लस c बराबर में 0, तो हम कैसे इसका लिखेंगे फॉर्म, केवल x वाले को दूसरे साइड ले जाना है, ठीक है। x वाला दूसरा साइड जाएगा तो ये माइनस में इधर ax आ जाएगा और डायरेक्ट m की वैल्यू आप लिख देंगे a के पहले वाला माइनस का a और फिर y के पहले वाला b है तो b, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अभी कई सारे सवाल आएंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप धैर्य बना के बस बने रहिए, अभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमने m की वैल्यू लिख ली 1/2, ठीक है। m की वैल्यू अगर 1/2 आ गई, अगर आप पूरा चाहें लिखने को तो पूरा भी लिख सकते हैं इसमें कि चलिए इस 2 को दूसरी तरफ ले जाइए तो 2 से डिवाइड होगा तो ये x/2 और m बराबर नहीं, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 2y बराबर हमारा था x + 9, यानी कि y बराबर हो गया x/2 और प्लस में 9/2, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 है तो m की वैल्यू डायरेक्ट 1/2 आ गई। अब इनसे अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 2 बिंदु हैं जो रेखा पर स्थित हैं। अगर 2 बिंदु रेखा पर स्थित हैं तो हम 2 बिंदुओं से पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला लगा देंगे। आपको पता है y - y1 इंटू में y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस में x1, ऐसा फार्मूला मैंने बताया था। तो मैं डायरेक्ट बिना फार्मूला लिखे काम कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, या डायरेक्ट स्लोप ही निकालते हैं ना, मैं भी गलत कर रहा था, चलो स्लोप ही केवल निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर स्लोप निकल गया, यहाँ पर भी स्लोप हम निकाल के और स्लोप बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप लिखेंगे तो m बराबर फार्मूला था y2 माइनस में y1 यानी कि b और माइनस में b प्लस k को माइनस में लिखने के लिए b माइनस के ही बनेगा और फिर a माइनस में a और माइनस में 3, यहाँ से b कट गया, a कट गया तो ये कितना आ गया और माइनस माइनस कट गया तो k/3 आ गया। और ये m हमें पता है कि 1/2 के बराबर है तो 1/2 रख लिया और यहाँ से k कितना आ गया दोस्त, 3/2 और 3/2 अपना आंसर है। आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं तो लास्ट बार आपको वापस समझाता हूँ। देखिए मैंने बोला कि यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे ढाल और यहाँ से ढाल निकालेंगे और बराबर कर देंगे, क्योंकि एक ही रेखा की ढाल आप किसी भी विधि से निकालो बराबर होता है, ये मैंने कई बार आपको समझा दिया है। तो यहाँ से ढाल हमारा m बराबर आ गया था 1/2 और यहाँ से ढाल बराबर हमने सूत्र लगा दिया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस में x1। तो y2 यहाँ पर b है तो मैंने b माइनस में लिख दिया, b माइनस के, इसको घटा के लिख दिया और बटे में a और माइनस में a माइनस में 3। अब यहाँ से a कट गया, b कट गया, ये माइनस माइनस कट गया तो k/3 आ गया m का मान, लेकिन m का मान 1/2 था तो मैंने ये 1/2 लिख दिया और यहाँ से k का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया, जो कि अपना आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपके पास है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो धनात्मक x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और बिंदु 5, 4 से गुजरती है। अब ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी एक रेखा अगर बिंदु 5, 4 से गुजरती है, मान लो ऐसे, और इस रेखा का समीकरण आपको 2x + 3y या कुछ भी दिया हुआ है बराबर 7 या 8, तो ये समझिएगा कि इसमें x का मान ये 5 हो जाएगा और y का मान ये 7 हो जाएगा, यानी कि x के बदले 5 रखना है और y के बदले 7 रखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी रेखा अगर किसी भी बिंदु से गुजरती है, मान लो एक रेखा ऐसे गुजर रही है 3, 4 से, इसका मतलब उस रेखा के समीकरण में x का मान तो 3 होगा और y का मान कितना होगा, 4 होगा। ये बात ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अभी सवाल पर आते हैं। x अक्ष के साथ आपको थीटा दे दिया है 60 डिग्री और हमें रेखा का समीकरण बताना है। तो देखो जब थीटा दिया है तो हम m लिख सकते हैं कि m का मान tan थीटा होता है, यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 का मतलब ये कितना हो गया, √3 हो गया। तो m का वैल्यू हमारे पास √3 आ गया। तो हम फॉर्मूला अब यहाँ से लगा सकते हैं। देखो क्या होता है, y माइनस में y1 और इंटू में y2 माइनस में y1 और बटे में x2 माइनस में x1, या फिर इसके बदले हम m लिख देते हैं, ये तो m ही होता है ना, तो हम डायरेक्ट इसके बदले m लिख देते हैं, y माइनस y1 और m इंटू में x माइनस में x1, यही होता है। तो हम यहाँ पर y माइनस में y1 के लिए क्या लिख लेंगे, 4, और बराबर में m के बदले में √3 आ गया है और x के बदले तो x ही रहेगा और x1 के बदले, ये ध्यान रखना कि x और y के बदले में हम मान नहीं रखते हैं। जब बिंदु दिया रहता है तो x1 y1 के बदले में मान रखना है आपको, ठीक है। तो x1 के बदले में अब आप 5 रख लेंगे, इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा y माइनस में 4
और x√3 और माइनस में 5√3। अब अगर आप x√3 को इस तरफ ला देंगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, या फिर आप उधर भी रहने दे सकते हैं। अब देखना पड़ेगा आपको कि आंसर किस फॉर्म में है। ज़्यादातर y बराबर, हमारा चूंकि फॉर्मूला y बराबर mx प्लस c होता है, ये जनरल फॉर्म होता है, इसीलिए आंसर भी इसी फॉर्म में आता है। यानी कि y एक साइड रहता है और बाकी चीज़ दूसरी साइड रहता है। तो हम इसमें y को एक साइड रखना चाहें तो 4 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा x√3 और फिर माइनस में 5√3 और प्लस का 4। इतना आएगा अपना आंसर। ठीक है, आप देख रहे होंगे तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है। हमारे पास आंसर है x√3 और माइनस का 5√3 प्लस 4, क्योंकि ये भी दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, -4 होगा ना, ये दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में बनेगा। ठीक ही है, माइनस में बनेगा तो कम। अच्छा, वाई इधर, ये 4 जो है इधर माइनस में है तो दूसरे साइड वो खुद प्लस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ बीच में माइनस आएगा। 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं है, वापस लिख देता हूँ इसको मैं। देखिए, ये 4 अगर इधर से हटेगा तो इस तरफ प्लस में 4 लग जाएगा, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि y = x√3। या तो आप माइनस कॉमन ले लो, या फिर प्लस में ही लिखना चाहते हो तो प्लस में लिखना चाहते हो तो आपको ये 4 और ऐसे ही रह जाएगा। फिर आप प्लस में इसी तरह से छोड़ सकते हो कि ये 4 और माइनस में 5√3 हो गया। अब आंसर में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आंसर किस तरीके से लिखा गया है। अच्छा देखिए, इसी को हम दूसरी तरह से भी ला सकते हैं। मान लो हमने ऐसे कहा कि हमें m की वैल्यू √3 पता चल गई और हमें पता है कि y = mx और प्लस में c होता है। तो आप चाहो तो इसमें y छोड़ दो, m के बदले में √3 भर दो और x और प्लस c। लेकिन इसमें अभी आपको इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि क्या होगा। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आपको y की जगह पर ये 4 भरना पड़ेगा और x की जगह पर ये 5 भरना पड़ेगा। ये तो इसमें भर देते हैं हम। वैल्यू y के बदले में मैंने 4 भर दिया और ये √3 x हो गया और प्लस में, अच्छा x के बदले में भी मान भरना है ना, x के बदले में 5, तो यहाँ पर इंटू में 5 और प्लस में c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और माइनस में 5√3, और यही वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें भर देंगे। तो आप बोलेंगे कि y = में m के बदले तो मान मैं लिख सकता हूँ √3, और x और प्लस में c के बदले आया है 4 माइनस में 5√3। और यही आंसर हमने पिछले वाले में भी लाया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिया है अगले सवाल में कि 2 रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर है और k का मान निकालना है। मैंने बोला था कि अगर 2 रेखाएं समांतर होगा तो दोनों का ढाल समान होता है, m1 बराबर होता है m2, ये मैंने आपको बताई थी। देखिए, यहाँ से हम m1 कैसे लिख सकते थे, तो m1 के लिए आपको लिखना पड़ेगा, देखो x का कोफिशियंट 5 और बटे में y का कोफिशियंट 2। इसमें भी लिख दोगे x का कोफिशियंट k है और y के आगे क्या है, 4 है। अब ये 2 दूना 4 तो k बराबर क्या आ गया, 5 दूना 10 डायरेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने कोफिशिएंट निकालना बताया था कि अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट, देखो इधर से 2 अगर ले जाते तो भी वैसे लिख सकते थे। आप डायरेक्ट m बराबर लिख दो, x का कोफिशिएंट और बटा y का कोफिशिएंट। लेकिन ध्यान रहे कि ये इस फॉर्म में होना चाहिए, y = में mx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि x और c दूसरे तरफ होना चाहिए, y अकेले बाएं साइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी साइड अगर मान लो 2y और प्लस में 5x अगर इसी साइड होता और बराबर में 9 होता, तो यहाँ पर अगर आप लिख दोगे कि m बराबर x का कोफिशिएंट 5 और बटे में y का कोफिशिएंट 2, तो गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये उस फॉर्म में नहीं है, y = mx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। पहले आपको इस 5 वाले को 9 की तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके हम लिखेंगे तो सही होगा। तो आशा है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए, यहाँ पे आपको दिया है 2 रेखाएं, इतना और इतना है, 2 रेखाओं का इक्वेशन दिया है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है और k का मान बताना है। लंबवत है तो मैंने बोला था कि m1 × m2 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे दोनों का आप निकाल लो, यहाँ से आप निकालोगे स्लोप अगर m1 तो कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ से अगर आप लिखोगे m2 तो ये कितना होगा, x के आगे क्या है, k है, और y के आगे क्या है, तो आप बोलोगे, 1 मिनट थोड़ा साफ लिख लूँ। देखिए, x के आगे क्या है, k, और y के आगे क्या है, 4, तो ये आ गया k/4। अब हमें पता है कि अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा, स्लोप का गुणनफल -1 आ जाएगा। यानी कि m1 × में m2 -1 होता है तो 2/3 और गुणा में k/4, ये कितना हो जाएगा, -1। अब ये 2 दूना 4 आ जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, और -6 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आशा है कि अब आप बात आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं आपको बताना चाहता था। चलिए 1-2 सवाल और करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 7x + 9y = 19 के समांतर है और बिंदु 3 - 2 से गुजरती है।
सबसे पहला बात कि अगर समांतर है तो स्लोप सेम होगा। अच्छा एक बात बताओ कि स्लोप सेम कब होता है, जबकि उसमें भी 7x और प्लस 9y आएगा तभी स्लोप सेम हो सकता है, सीधी सी बात है। आप एक बात बताओ, मान लो एक समीकरण आपके पास ax प्लस by और बराबर में c दिया है। दूसरा समीकरण, अगर कोई भी दूसरा समीकरण जो इसके समांतर है, तो समांतर होने का मतलब कि स्लोप बराबर होगा, और स्लोप बराबर होने का मतलब कि ये y और x वाला पार्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि स्लोप जो हम m लिखते हैं इसी से लिखते हैं, x के आगे वाला a दूसरी तरफ ले जाके तो माइनस बन जाएगा, और y के आगे वाला हम लिखते हैं b। तो ये इसका मतलब हुआ कि x और y वाला टर्म हमेशा सेम रहेगा, तभी दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं। और अगर लंबवत होगी तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका लंबवत लिखना होगा तो 9x में आ जाएगा और 7y में चला जाएगा। ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका सीधा मतलब है, अगर फॉर्मूले के तौर पर आप लिखना चाहते हो तो मान लो ax और प्लस by और प्लस c बराबर 0 है, या मान लो बराबर c है, या कुछ भी किसी भी तरीके से दिया गया है। अब इसका समांतर अगर कोई रेखा लिखना है तो उसका जो ये वाला पार्ट होगा एक्स वाई वाला वो सेम होगा ax प्लस by, ठीक है। c के बदले भले ही c1 आ जाए, c2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन समांतर होगा तो ये x और y वाला टर्म सेम होगा। वैसे ही अगर इसके लंबवत रेखा लिखना है तो लंबवत अगर कोई रेखा होगी तो उसका ये वाला पार्ट इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि -1 उसमें आना है, तो b आ जाएगा x के साथ में और a आ जाएगा y के साथ में, और बाकी इधर वाला तो आपका बदल सकता है, c2 c3 कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इतना बात, ठीक है। अगर बात नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं, अभी हम सवाल करेंगे तो आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर एक रेखा दिया गया है, अब इसके समांतर कोई रेखा है, उसका समीकरण आपको बताना है, और वह इस बिंदु से गुजरती है। अब एक बात समझिए कि अगर वो इस लाइन के समांतर है तो उसमें x और y वाला सेम होगा, तभी जाके उसका स्लोप इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं का स्लोप यानी कि ढाल हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, और ढाल बराबर होने का मतलब कि x और y वाला जो टर्म है वो बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें लेफ्ट साइड में तो 7x और प्लस 9y आएगा ही आएगा। रह गया बात कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आने के लिए हमें पता है कि ये रेखा जो है बिंदु 3-2 से गुजरती है, यानी कि इसमें x का मान 3 हो गया और y का मान -2 हो गया, तो यही x y का मान आप यहाँ पे रख दीजिए। अगर x के बदले में इसमें 3 रखेंगे तो 7×3 = 21 बन जाएगा, और y के बदले में -2 रखेंगे तो 9×2 = 18 बन जाएगा। अब 21 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 8×3 = 11, 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, और यही अपना आंसर है, 7x + 9y = 3। ये हमारा उत्तर है। अब आशा है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम आपको वापस समझा देते हैं एक बार करके, लेकिन लाइक मत करना भाई, लाइक करना भूलना मत, सॉरी लाइक करना भूलना मत, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग हैं जिसे हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। देखिए भाई, मैंने बोला कि अगर ये समांतर है। अच्छा एक बात बताओ, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ से m निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट पहले दूसरी तरफ ले जाके तो -7 और y का कोफिशिएंट 9, आप m का वैल्यू इतना लिखेंगे, और ये इस बिंदु से गुजरती है, तो आप समीकरण अब लिखोगे तो आप कहोगे कि y माइनस में y1 यानी कि 2, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि इतना है, और इक्वल टू में m इंटू में x माइनस में x1, यही फॉर्मूला था। तो मैं m का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, कितना, -7/9, ठीक है, और इंटू में x माइनस में x1, तो ये कितना है 3। अब यहाँ से आप गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो अगर हम 9 से गुणा कर दें तो इधर बन जाएगा 9y, और इंटू में 9×2 = 18, और ये 7 से गुणा करेंगे तो -7x और फिर प्लस का 21, यही बनेगा। अब 7x को अगर इधर लाते हैं तो ये 7x और प्लस में 9y बराबर में 21 में से 18 जाएगा तो 3। देखो इस तरह से भी करके अपना आंसर यही आया है। आप ये फॉर्मूला बैठाते तो भी आंसर यही आने वाला है, लेकिन इतना करने की क्या ज़रूरत है जब इतना आसानी से आंसर आ रहा था। तो आंसर यही आया था पिछले वाले तरीके में भी, लेकिन उसमें तरीका इससे अलग था, ठीक है, और वो ज़्यादा बेहतर है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी आगे आते हैं और कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दे दिएगा भाई, यहाँ पर दिया गया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के लंबवत है और बिंदु इतना से गुजरती है। तो लंबवत है तो मैंने बोला था कि लंबवत में आपको डायरेक्ट क्या काम करना है, कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि x वाला माइनस में हो जाता है, ये मैंने नहीं बताया था पिछले बार, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट हम चेंज करेंगे, उस रेखा का समीकरण लिखेंगे तो 4 आ जाएगा x के साथ 4x, और y के साथ 5 जाएगा, लेकिन माइनस में जाएगा -5y, और बराबर की वैल्यू लिखने के लिए हम इसी में इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 और -1 को। तो यहाँ पर अगर आप 2 रखोगे तो ये 4×2 = 8 हो जाएगा, और -1 यहाँ रखोगे तो ये +5 बन जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या आ गया, 4x और माइनस में 5y बराबर में 13। या फिर मैंने जिस तरीके से बनाया था आप उस तरीके से बना भी सकते हैं पूरा। ये वाला आप वापस समझ लो, मैंने क्या बताया। मैंने आपको बोला दोस्त कि 4 आ जाएगा x में जब लंबवत होगा तो 4x,
ठीक है, और वाई एक्स वाला चला जाएगा वाई में, लेकिन साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में 5y हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पर क्या आएगा आपका अचर पद यानी कि कांस्टेंट क्या आएगा, उसके लिए आपको इसमें ये मान भरना पड़ेगा 2 और 1 को, तो ये भरने के बाद ये 13 बन गया और यही अपना आंसर था। अगर ऐसे समझने में दिक्कत परेशानी है तो आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो -5/4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका ढाल मान लो m1 इतना है तो m2 कितना है वो आप निकालोगे, तो आपको पता है कि m1 m2 कितना होता है, तो आप बोलोगे ये होता है दोस्त -1। तो यहाँ से अगर मैं m2 निकालूंगा, m1 हमें पता है कि m1 कितना है दोस्त, m1 है -5/4 और इंटू में m2 बराबर में -1 है, ये माइनस माइनस काट दोगे तो m2 कितना आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा। अब m2 अगर 4/5 आ गया तो आप फार्मूला लगा दोगे अब कि x y माइनस में y1, तो y1 के बदले में ये +1 बन जाएगा, इक्वल टू में m2 यानी कि 4/5 और इंटू में x माइनस में x1 यानी कि 2। इसको गुणा करोगे तो ये 5y हो जाएगा और प्लस में 5 और बराबर में हो जाएगा 4x और माइनस में 8। अब आप 4x को अगर इधर लाओगे या 5y को ही उधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा 4x और माइनस में 5y और बराबर में 13। यही आंसर आया था, लेकिन इतना करने की क्या ज़रूरत है, आप ही बताओ, इतना करना ज़्यादा ज़रूरी है या हमने जैसे किया था सॉल्व वैसे कर सकते हैं? वो ज़्यादा बेहतर तरीका है दोस्त। और आप जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप ज़रूर से नोट कीजिए और इसको ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए, ठीक है। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे, लाइन के क्या क्या प्रकार होते हैं, एक हल कब होता है, अनेक हल कब होता है, समांतर होते हैं रेखाएं तो कितने हल होता है, समीकरण क्या होता है, ये सब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे सवाल बिल्कुल एसएससी CHSL MTS तक में आ जा रहे हैं, इसीलिए सारे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। आप ज़रूर से वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।